अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस देश में मुफ्त की योजनाएं जो आम आदमी गरीब आदमी को मिलती हैं उसको लेकर काफ़ी टीका टिप्पणी होती है। मसला गंभीर इन दिनों हो गया कि 2 दिन पहले भारत की सर्वोच्च अदालत हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड सुप्रीम कोर्ट ने मुफ्त की रेवड़ियाँ यानी योजनाओं पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। लेकिन हमें इसकी समग्रता पर भी चर्चा करनी होगी, उस पर भी बात करनी चाहिए जो अमीरों के और बड़े लोगों के लाखों करोड़ यूं ही माफ़ कर दिए जाते हैं। गरीबों की ही योजनाओं पर सवाल क्यों? समग्रता के साथ इस पर विचार करने और बहस करके एक समाधान निकालने की आवश्यकता है। बहनों भाइयों, जब भी चुनाव आता है तो इस देश में और हमारे समाज में जो मुफ्त की योजनाएं हैं उस पर बौद्धिक लोग चर्चा करने लगते हैं। वो लोग चर्चा करते हैं जिनके पेट भरे हुए हैं, जिनकी जेबें फुल हैं और जिनके पेट से लेकर हर चीज़ फुल है, दिमाग भी फुल है। वो चर्चा करते हैं कि आम आदमी, गरीब आदमी, स्ट्रीट वेंडर्स, मजदूर, किसान, निचले पायदान पर खड़ा सबसे अंतिम व्यक्ति जिसको मुफ्त की राशन, सरकारी योजनाओं का मुफ्त लाभ और कुछ योजनाओं से उसकी मदद हो जाती है। ऐसा लगता है कि बुद्धिजीवियों ने पूरे मसले को आसमान पे उठा लिया है और ऐसा लगता है कि यही एक मुद्दा है जिससे इस देश की अर्थव्यवस्था ठीक हो जाएगी। लोगों का एतराज़ है कि 5 किलो राशन फ्री क्यों मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब को इस पर भी एतराज़ है कि मुफ्त की योजनाएं देकर, इन्हें मुफ्त राशन देकर आप इनको बिना काम किए दे रहे हैं और ऐसे पूरी जनरेशन ख़राब कर रहे हैं। ये आने वाले वक्त में परजीवी भी हो सकते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? और इस तरह की योजनाएं लागू करने का तात्पर्य क्या है? बहनों भाइयों, भारत कोई बहुत अमीर मुल्क नहीं है, लेकिन हमारे देश में गरीबी से की रेखा से नीचे बहुत से लोग हैं जो सरकार के मानक स्थापित हैं। हम अपने देश में 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को मुफ्त राशन इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनके पास वो गरीबी की रेखा के नीचे हैं और उनके पास जीने खाने के पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं है। ये हमारे देश का एक सामाजिक ढांचा है। लेकिन हमारे देश के बुद्धिजीवी अक्सर गरीबों को मिलने वाली सुविधाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन हमें उनके साथ जरूर सहानुभूति रखने की आवश्यकता है और सामाजिक न्याय के सिद्धांत का भी पालना हमें करनी चाहिए कि जो गरीब आदमी है, जिसके पास इस देश में हम आज तक उसे समाज की मुख्य धारा में नहीं जोड़ पाए, अगर उसको सरकार की कुछ योजनाओं से लाभ मिलता है तो उसको रोक देने से किसका भला हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, मैं उस पर कुछ चीज़ों पर सहमत हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उनकी आलोचना कर रहा हूँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आड़ में तमाम बुद्धिजीवियों ने इसकी आलोचना शुरू कर दी है। लेकिन इस पर भी जवाब दिया जाना चाहिए कि इनको फ्री की बिजली, फ्री का राशन, कुछ दवाएं, कुछ इमदाद, कुछ मदद मिल जाती है तो किसी के पॉकेट से क्या चला जाएगा। इस देश में बड़े बड़े उद्योगपतियों के, बड़े बड़े बिजनेसमैनों के लाखों करोड़ों रुपए यूं ही एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए माफ कर दिए जाते हैं। अरबों खरबों रुपए नॉन परफॉर्मेंस असेट के तौर पर लोगों का पड़ा हुआ है, उनसे आज तक रिकवरी नहीं हो पाई। एक नोटिस देने में भी सरकारें डरती हैं उनको, बड़े लोगों को। उनके लाखों करोड़ चंद लोगों के यूं माफ होते हैं। लेकिन गरीबों को अगर राशन मिल रहा है, फ्री बिजली मिल रही है, फ्री चिकित्सा मिल रही है, उनको कुछ मदद हो जा रही है, उनको कुछ डायरेक्ट कैश बेनिफिट्स मिल जा रहे हैं जिसमें उनको कुछ नगद पैसे, किसी को 1000, किसी को 2000, किसी को 500, इससे उनका जीवन चलता है। हो सकता है कि कुछ बड़े बड़े लोग हों जिनको 1000-2000 रुपए की कोई वैल्यू न पता हो, लेकिन बहनों भाइयों, इस देश के गरीब के लिए 1 रुपए की भी कीमत बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी है कि उसका जीवन इससे चलता है। लोग कहते हैं कि इलेक्शन के समय ये लाते हैं। राजनीतिक पार्टियों का हक है कि वो देश में किस विचारधारा के तहत, किस आर्थिक विचार के तहत आना चाहते हैं। कभी भी इस तरह की योजनाएं इस देश के लोगों पर या अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं बनती है। और बहनों भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि भारत का संविधान जन कल्याणकारी परोपकारी राज्य राष्ट्र की परिकल्पना पर आधारित है। जन कल्याणकारी परोपकारी। हम कोई
बिजनेस बैलेंस करने के नाम पर, आर्थिक खातों को संतुलन के लिए राष्ट्र नहीं होता है। राष्ट्र जन कल्याण के मकसद से होता है। आम गरीब आदमी जो समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा है, जिसको आज़ादी के इतने वक्त बाद भी हम समाज का मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं कर पाए, अगर उसे 2 पैसे की मदद मिलती है तो ऐतराज किसको है और ऐतराज क्यों होना चाहिए? क्या ऐतराज उन भरे पेट के लोगों को और भरे जेब के लोगों को है जो गरीब को मिलने वाली योजनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं? और ऐसा नहीं कि कोई एक पॉलिटिकल पार्टी दे रही हो, आप कोई भी पार्टी उठा के देखिए, सब एक से एक बढ़कर स्कीम्स लाते हैं जहां वो आम गरीब आदमियों को कैसे आर्थिक रूप से एम्पावर्ड करें, इसकी कोशिशें करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, टीआरएस हो, कोई भी पार्टी आप उठाकर देखें, टीएमसी हो, सभी अधिकांश दल जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं और ये पब्लिक से चुन कर आते हैं। इनके पीछे मैंडेट होता है, किसी एक व्यक्ति का नहीं होता है, पूरे राज्य का, पूरे देश का मैंडेट लेकर आते हैं, अपनी नीतियों पर मुहर लगाते हैं। ये देश गरीब देश है और इस देश में अगर गरीबों की हम मदद नहीं कर पाए तो फिर किसकी आप मदद कर रहे हैं? बड़े आदमी की, कारपोरेट की, बड़े बिजनेस घरानों की, जिनको सिर्फ एक टेलीफोन कर देने से लोन मिल जाते हैं, जिनको एक चिट्ठी लिख देने से लोन मिल जाते हैं। इस देश के गरीब की हालत को समझिए बहनों भाइयों। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की कतई आलोचना नहीं कर रहा हूं। उनके अपने कंसर्न बहुत जायज़ हैं और होने भी चाहिए। जिस स्थान पर वो बैठे हैं उनको इस बात का हक है कि सरकार की किसी भी नीति पर, सरकार के किसी भी कार्यक्रमों पर वो अपनी न्यायिक जो प्रक्रिया है उसका पालना करें। लेकिन बहनों भाइयों, इस देश में जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, समाज के अंतिम पायदान पे खड़ा है, हमें उसके कंसर्न को भी उतनी ही तवज्जो देनी पड़ेगी जितना कि हम बड़े बड़े अरबपति, खरबपति, उद्योगपति जिन्होंने इस देश का लाखों करोड़ रुपया डुबाया या दबाए बैठे हैं, उनके मामले में खामोशी सरकारें बरतती हैं। तो गरीब लोगों को मिलने वाली सुविधाओं पर किसी के पेट में मरोड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मत है। लेकिन इसके बाद भी मैं चाहता हूं कि इस पर समग्रता के साथ चर्चा हो, खुली चर्चा हो, और खुली चर्चा के जरिए हम सभी पक्षों को समझें, आर्थिक दृष्टिकोण भी, सामाजिक दृष्टिकोण भी। हमें सभी मुद्दों पर खुलकर बात करनी होगी। इसी बात के जरिए हम इसका एक समाधान भी निकालेंगे। पक्ष सबके उचित हैं, लेकिन हमें यह देखना होगा कि इस देश का गरीब आदमी क्या चाहता है, इस देश का आम आदमी क्या चाहता है, इस देश का किसान क्या चाहता है, इस देश का बेरोजगार क्या चाहता है, इस देश की महिलाएं क्या चाहती हैं। हमें इसके बारे में भी उतनी ही गंभीरता से चिंतन करने की आवश्यकता है। आप कुछ स्टेटमेंट सुनिए, फिर आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। मुफ्त की रेवड़ी और जन कल्याणकारी योजनाओं में अंतर है। कांग्रेस पार्टी जन कल्याणकारी योजनाओं को हमेशा से रखने के पक्षधर है और जन कल्याणकारी योजनाएं हमेशा से हम लोगों ने रखी हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जरूर रेवड़ी कल्चर को बढ़ावा देती है। जब वो लोगों को अन्य चीजें देने की बात करती है जो वादा पूरा नहीं करती है, उसको मुफ्त रेवड़ी कहा जाएगा। उस योजनाओं का क्रियान्वयन करना जिस योजना से सरकार के गरीब तबके और लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। इस नाते सरकार ऐसी बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं जिसका क्रियान्वयन नीचे गरीब लोगों के बीच में होता है। हमें लगता है कि इसे फ्री की रेवड़ी नहीं कही जा सकती। हम लोगों ने जो समाजवादी पेंशन बांटी और गरीब के खाते में, हर महिला के खाते में पैसा आया। हम लोगों ने बेरोजगार लोग हैं उनको भत्ता देने का वादा किया था, उनको भत्ता दिया। ये मुफ्त की रेवड़ी में नहीं आता है। तो बहनों भाइयों, आज की इस खुली परिचर्चा के जरिए हम सभी पक्षों पर बात करेंगे और खुली बात करेंगे, निष्पक्षता से बात करेंगे। अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, नवेद चिको जाने माने पत्रकार और देव मोहन सिंह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। आप सभी का शुक्रिया और धन्यवाद। अनिला जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं और सुप्रीम कोर्ट के एक जज द्वारा किए गए कमेंट्स के जरिए करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि लोग काम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं, बिना कुछ किए उन्हें पैसे दे रहे हैं।
क्या आप मुफ्त की योजनाएं लागू करके परजीवियों की जमात नहीं खड़ी कर रहे हैं? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल से कहा। मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस पर क्या रुख रखती है, उनके क्या विचार हैं? मेरी सबको राम राम। मैंने आपको ओपनिंग स्टेटमेंट्स भी सुने जो आपने पूरा ये जो जिस विषय पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहब है उन्होंने टिप्पणी करी है फ्रीबीज को लेके, या कुछ लोग उसको रेवड़ी बोलते हैं, उसको लेकर। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि हम लोग एक सोशलिस्ट स्टेट हैं, और जब हम एक सोशलिस्ट स्टेट हैं तो सोशल स्कीम्स वो किसी भी रूप में हो सकती है, चाहे हम उसको पैसे के रूप में दें, चाहे हम कोई योजना जिसमें फ्री घर, फ्री बिजली, फ्री इलाज कुछ भी दें, ये उस सब में आता है। तो अगर किसी भी राष्ट्र का मैक्रो इकोनॉमिक्स ठीक है, पुख्ता है, तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो आएगा, जो एक सपोर्ट सिस्टम जो हैव नॉट्स को दिया जाता है, वो एक नेसेसरी टूल हो जाता है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। गैप नहीं पड़ना चाहिए। और ये एक रिसर्च है जयेश जी, एक तो ओपन रिसर्च वाले जो ओपन एआई वाले हैं उनकी ओपन रिसर्च है, और यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया की भी है, प्यू रिसर्च भी है। उन्होंने रिसर्च करी है कि अगर इस प्रकार, चाहे वो पैसे के रूप में या किसी भी रूप में, हैव नॉट अगर सरकार जो है कुछ प्रोवाइड करती है, तो क्या उनको वो आलसी बनाता है, क्या उनको लेजी बनाता है? रिसर्च कहती है जी नहीं, रात वो जो सपोर्ट सिस्टम है उससे इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, पूरा डाटा है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी जिन्होंने प्रियम्बल में बदलाव किया था, सोशलिस्ट डाला, कांग्रेस पार्टी जो 1951 में कामराज साहब ने जो सो कॉल्ड फ्री पीस बोलते हैं उसका कल्चर स्टार्ट किया था साउथ में, कोर्ट कहती है कि आप परजीवियों की जमात खड़ी कर रहे हैं, और सिर्फ आप पर ही नहीं, पूरे देश की राज्य में हुकूमत करने वाली गवर्नमेंट्स पर यह टिप्पणी है कि क्या आप परजीवियों की जमात खड़ी कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन कोर्ट ने पूछा। आपकी पार्टी क्या मानती है, परजीवी मानती है या फिर मानती है कि समाज के अंतिम पायदान पे खड़े हैं, मदद करना हमारा कर्तव्य है? बिल्कुल है, कर्तव्य है। कोई भी सेंसिबल पॉलिटिकल पार्टी है और जो सरकार में है उसको बिल्कुल मदद करनी चाहिए, बिल्कुल मदद करनी चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम देना चाहिए, आवश्यक होता है। और कौन कहता है कि अगर एक सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है किसी भी रूप में, फाइनेंशियल रूप में या गुड्स के रूप में या लोन वेवर के रूप में, तो जो वो व्यक्ति है वो काम करना नहीं चाहेगा, ये तो गलत बात है। तो बिल्कुल वो काम करना चाहेगा। काम करने के लिए अलग अलग जो इंडेक्सेस हैं जो सरकार किसी तो यानी आपकी पार्टी पक्षधर है कि हम ये फ्री की स्कीम्स कंटिन्यू करें, करेक्ट? मैंने कहा ना कि हम तो सोशलिस्ट स्टेट है ना। बहुत शुक्रिया आपका। मैं कांग्रेस को लेके आता हूँ। सोशलिस्ट जो है वो शब्द जी जो है प्रियम्बल से लार्जेस्ट अपोजिशन है इस देश का, कांग्रेस की ओपिनियन भी आनी चाहिए। पांडे जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जज साहब ने जो सख्त टिप्पणी की, मैंने अभी अनिला जी से पूछा, आपने भी वो बात सुनी होगी, क्या वाकई में परजीवियों की जमात खड़ी हो रही है इन गरीब लोगों की मदद करके? ऐसा क्यों मानते हैं लोग? और वो भी वो लोग मानते हैं, वैसे मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन जिनके पेट भरे हैं उनके दिमाग में ही ऐसे सवाल आते होंगे। ब्रजेश जी, आप क्या मानते हैं, आपकी पार्टी? हाँ, देखिए, जो गरीब हैं, जो समाज की मुख्य धारा में पिछड़े हुए हैं, उनको आगे ले जाना हर सरकार का कर्तव्य होता है। और कांग्रेस पार्टी की जब से देश आज़ाद हुआ तब से तमाम योजनाएं, रिजर्वेशन से लेकर जितनी सब्सिडी की योजनाएं थी, वो सब इसी तरफ थी कि गरीबों को कैसे गरीबी से निकाल कर उनको बाहर लाया जाए। और इसीलिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की योजनाओं के कारण तमाम योजनाएं, चाहे वो खाद्य सुरक्षा योजना था, चाहे वो मनरेगा था, तमाम ऐसे कानून बनाए गए जिससे गरीबों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। और इसीलिए 10 साल में मनरेगा मुफ्त की स्कीम नहीं है, उसमें श्रम करने के बाद किसी को मिलता। आपने मनरेगा का जिक्र गलत किया। फ्री की बात अभी कर रहा हूं, मनरेगा योजनाओं की बात कर रहा हूं। हमारी जो योजनाएं थी ब्रजेश जी, वो गांधी जी के गांधीवाद से प्रेरित थी। अंत्योदय से सर्वोदय की भावना
निहित है, जितनी भी योजनाएं हैं, मनरेगा से लेके छात्रवृत्ति योजना, विधवा पेंशन, जितने तरीके की पेंशन योजनाएं थी, ये सब ऐसी ही थी कि गरीबों का उत्थान होना चाहिए। इसमें जरा भी कोई जो प्रश्न डाउट मैंने किसी अनिला को जी नहीं से होना पूछा, चाहिए। आपसे जी, भी वही जानना चाहता हूँ। जी, मैंने उनसे उनकी पार्टी का पक्ष पूछा, वो एक रूलिंग पार्टी, आप अपोजिशन है, इस देश के लार्जेस्ट अपोजिशन है। आप बताइए कि क्या आप मुफ्त की योजनाओं के हक में हैं या फिर इसके खिलाफ खड़े हुए हैं? देखिए, हमने छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन वहां पर पहले एक लाइन में जवाब दे के फिर डिफाइन करते हैं। न्याय योजना लाने की हम बात कर रहे थे, गरीबों को सीधे पैसा देने की बात कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो जो रुकी हुई अर्थव्यवस्था है उसको जारी करने के लिए उनके पास, गरीबों के पास पैसा जाएगा, वो मार्केट में खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, फैक्ट्रियां चलेंगी, रोजगार मिलेगा और अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। लेकिन एक खास व्यक्ति के लिए पूरे सरकार को, पूरे देश को लूट की आग में झोंक देना, ये वाला जो पर आप बीज अभी है, तक इस बात को डिफाइन नहीं कर पाए पांडे जी कि आप इन योजनाओं के हक में हैं जो चल रही हैं। मैं तो कह दिया बिल्कुल, जो गरीब Yes के or लिए no? है, यस, डेफिनेटली यस। मैंने आपको इतिहास It से should be बताया continue. कि कांग्रेस ने तमाम योजनाएं और कोई जो परजीवी नहीं बनाया जारी जा रहा की, है। नहीं, वो गरीब कोर्ट ने ये परजीवी, सवाल क्यों अगर पूछा? आप गरीब को परजीवी कहेंगे, आप देश के नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा है। लेकिन लेकिन क्वेश्चन पूछा, कोर्ट ने कोई आर्डर में नहीं लिखाया। एक जो बातचीत होती है ना कोर्ट रूम में, देखिए, जो बातें एक्सचेंज होती हैं, ब्रजेश उसमें जी- जज साहब ने कहा कि क्या आप मुफ्त की योजनाएं लागू करके परजीवियों की जमात नहीं खड़ी कर रहे हैं? क्वेश्चन जो जरूरतमंद है ब्रजेश जी, उनकी हर जरूरत को पूरा करना सरकार Thank you, का sir. कर्तव्य है, मैंने यहीं से कहा। लेकिन जो Thank you, 16, sir. जिसको आपने कहा, मैं लास्ट बात मैं से फिर आऊं दूंगा। 16 लाख करोड़ एक ही व्यक्ति, हमारे पास खूब एक टाइम है ही और हम लोग व्यक्ति विस्तार से अपने चर्चा मित्रों करेंगे। को दे दे। धन्यवाद। ये वाला जो फ्री बेज मैं है, अनिल दुबे जी इस को पर मुझे आमंत्रित अभी आगे करता हूं, बोलना है। राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और प्रवक्ता हैं। दुबे जी, स्वागत आपका। आपकी पार्टी क्या धारणा रखती है कि क्या ये जो मुफ्त की योजनाएं गरीब आदमी, आम आदमी के लिए लागू हैं, इससे लोग परजीवी बन रहे हैं, मुफ्त की खा रहे हैं, और ऐसा करके हम लोगों को काम नहीं करने पर भी उन्हें पैसे दे रहे हैं? कोर्ट ऐसा क्यों मानती है और इस पर आपकी पार्टी यानी राष्ट्रीय लोकदल का क्या दृष्टिकोण है? देखिए, सरकार का काम योजनाएं बनाना है ब्रजेश जी, और सरकार का ये दायित्व है कि देश में कोई भी गरीब, कोई शोषित, वंचित, जो भी वर्ग के लोग हैं, वो उनको किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। अब योजनाएं चलानी है, लोगों का उत्थान करना है, और हम ये चाहते हैं कि सरकार का जो सरकार कर भी रही है, और सरकारों को ये करना चाहिए कि वो इतना आत्मनिर्भर बना दे कि जो वो मुफ्त की चीज़ है वो खुद मना कर दे कि अब हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब तक वो इस स्थिति में ना हो, ये सरकार का दायित्व है और इसको निभाना चाहिए। इसमें मुफ्त की भाई, रोटी कब नहीं तक है। घर बैठा के खिलाएंगे, ये भी तो बात है नहीं, ना। तो वो अगर कब तक पॉकेट भरेंगे और उनको खाना खिलाएंगे? पॉकेट भरने की बात नहीं है, योजनाओं को चलाना मैं सभी है। पक्षों की बात कर रहा हूँ ना, नहीं, मैं इसलिए मैं सवाल उसी पूछ पक्ष रहा पे हूं। जा रहा हूँ ब्रजेश जी कि योजनाओं को चलाना है, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, और जब वो आत्मनिर्भर बनेंगे तो वो खुद कहेंगे कि अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। 75 साल में तो आप लोग मिलके नहीं बना पाए। नहीं, हम लोग नहीं बना सभी पाए। पॉलिटिकल पार्टी। नहीं, सभी, हाँ, तो वो आत्मनिर्भर, अगर इस देश में 80 करोड़ लोग उसी मुफ्त दिशा में राशन ले रहा है, उसी दिशा में तो काम चल रहा है। कोरोना तो के आप समय लोगों से- को स्टेज पे खड़ा करके आप लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करनी चाहिए। नहीं, हमारे खिलाफ क्यों चार्जशीट आप कर दो? नहीं भाई। हम लोग तो जो है हर बात जो में चीज पर्सनल कह ले लेते सकते हैं। अब आप हमको कह रहे हो, अब पता नहीं, अनिला सिंह को देख के ये एक्स्ट्रा अलर्ट हो जाते हैं। अब जो भी इनका मतलब प्रॉब्लम हो, अलर्ट मोड में बैठ जाते नहीं, अलर्ट मोड हैं, ऐसे में- जैसे हम इनको कोई फंसाने के लिए बिठाए हों। नहीं, हम आप ही से अलर्ट मोड में होते हैं, अच्छा, और तब किसी ठीक से है। नहीं होते। आपसे अलर्ट मोड में होते हैं। देखिए, जनता है, गरीब लोग हैं, इनको आत्मनिर्भर बनाना है, इनको खुशहाल बनाना है, और वो इतने खुशहाल हो जाए कि वो स्वयं मना करें। सरकार का तो दायित्व ये है परजीवी क्यों कि- कहा जा रहा है इनको? नहीं, अब वो कौन क्या कह रहा है, हमारे लिए तो वो सभी लोग सम्मानित हैं। जो भी कमजोर है उसका जीवन स्तर उठाया जाए, चाहे वो किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, उसको भी, सबको न्याय मिलना चाहिए। जब तक रोजगार नहीं मिले उसको भी, उसका भी इलाज बहुत करो। शुक्रिया आपका। मैं दीपक रंजन जी को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और फिर आपको दिल्ली लेके चलेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास। दीपक जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये जो ओपिनियन कोर्ट की आई है, सरकार से जो सवाल पूछा गया है, मुफ्त की योजनाओं पर सवाल खड़े किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि लोग काम नहीं करना चाहते हैं, आप उन्हें मुफ्त राशन दे रहे हैं और बिना कुछ किए पैसा दे रहे हैं, ऐसे करते रहेंगे तो ये परजीवी हो जाएंगे। आपकी पार्टी का दृष्टिकोण ये फ्री की स्कीम्स
और जो डायरेक्ट कैश बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं इन पर आप क्या ओपिनियन रखते हैं? देखिए विजय जी, सवाल ये नहीं है कि अगर किसी की योजना के तहत अगर किसी की मदद की जाती है तो वो ठीक है, लेकिन जो आप किसी को लाभान्वित कर रहे हैं, किसी को अगर आप फ्रीबीज दे रहे हैं, किसी को आप मुफ्त राशन दे रहे हैं, उसकी आड़ में अगर आप राजनीति कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के नेता खुलेआम एक पत्र लिखते हैं केंद्र सरकार को और कहते हैं कि जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं उनको राशन देना बंद कर दीजिए। देखिए, मैं आपको 2014 में लेकर के चलना चाहता हूं। मैं आपकी पार्टी का स्टैंड जानना मैं उस पर आ जाऊंगा, मैं उस पर आऊंगा। मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं 2014 में लेकर के मैं जाना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री जी जब 2014 में चुनाव में थे तो उन्होंने 2 वादे किए थे जनता से, जिस वादों के आधार पर उन्होंने जनता का वोट भी लिया और पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री भी बने हुए। उन्होंने 15 लाख का वादा किया, लोगों ने 15 लाख पे विश्वास नहीं किया, लेकिन जो उन्होंने 2 करोड़ का वादा किया था कि पर ईयर हम 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, तो उससे नौजवान जो इनके साथ बड़ी तेजी से जुड़ा था और इस आशा और उम्मीद के साथ जुड़ा था कि शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी या प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी जी बनेंगे तो हमारे बच्चों को 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। अगर वो 2 करोड़ नौकरी विजय जी दे रहे होते तो मैं समझता हूं कि 10 साल में ये 2 करोड़ के हिसाब से 20 करोड़ लोगों को नौकरी दे चुके होते। और अगर 20 करोड़ अगर आप 5 भी कर लीजिए तो कितने लोगों को आप जो है एक परिवार को आप पाल पोस रहे होते, तो वो स्वावलंबी भी बनता, उसका आत्मसम्मान भी नहीं टकराता और बड़े उसके साथ वो करता कि हमारा लड़का पढ़ लिख रहा है, पढ़ लिख करके अगर कुछ बड़ा हो रहा है, नौकरी चाकरी की दिशा में अगर वो आगे बढ़ा ब्रिजेश जी, तो उसको नौकरी मिल रही है। अपनी पार्टी का दृष्टिकोण अभी तक नहीं बता पाए मुझे कि आपकी पार्टी इन स्कीम्स और जो कैश ट्रांसफर्स हैं उस पर क्या रखती है? मेरी पार्टी का या मेरा खुद का दृष्टिकोण ये है कि हम लोगों को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का एक एक नागरिक जो है स्वावलंबी बने, जो बेरोजगार। अभी क्या वो परजीवी है? अब आप देख लीजिए ना, जिस तरीके से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो है टीका टिप्पणी की, मैं ये जरूर कहना चाहता, देखिए आप जो कोर्ट में ओपिनियन दिया आप उससे संतुष्ट हैं क्या? अगर देखिए ब्रिजेश जी, अगर आप हकीकत में आप गरीबों को अगर आप गरीबी रेखा से ऊपर लेकर के आना चाहते हैं तो आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा देते? आर्थिक और सामाजिक ये क्यों नहीं पूछा जा रहा भाई? आज तक मुझे एक बात बताइए, आर्थिक और सामाजिक दीपक जी, मैं बड़ा लॉजिकल सवाल पूछ रहा हूँ और एक आम आदमी की हैसियत से, कोई पत्रकार की हैसियत से नहीं पूछ रहा हूँ कि इनको 10 रुपया का मिल रहा है फायदा गरीब को और 5 किलो राशन मिल रहा है। दुनिया जहान का आदमी PIL लेके कोर्ट पहुंच गया, कभी उनके लिए गया जो लाखों करोड़ रुपया दबाए पिए इसी देश में खुलेआम अपने पैसे और ताकत के बल पे नंगा नाच कर रहे हैं? उनसे कभी किसी ने पूछा? कोई PIL लेके गया उनके खिलाफ कि इनकी गर्दन पकड़ के पैसे वसूलो? ऑन रिकॉर्ड वो डिफाल्टर हैं। 29 माले की बिल्डिंग में रहते हैं, 6 चार्टर प्लेन रखे हैं, पूरे ऐशो आराम की अय्याशी की जिंदगी जी रहे हैं। अपने नाम से नहीं, अपने बेटों घर के दूसरों के नाम पे है उन्हीं का, पर एक तहसीलदार भी उनको नोटिस देने नहीं जाता। मेरा दुख है एक आम आदमी के लिए, आप मेरी पीड़ा को समझे। नहीं, आप देखिए, मैं आप ही की बातें में आ रहा हूं कि अगर मैं बार मैं यही बात तो कह रहा हूं कि अगर आप आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से अगर आप किसी को सबल और प्रबल बनाना चाहते तो हम जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा दे? तो आपको खुला सपोर्ट करना चाहिए गरीबों के मामले पे। नहीं, हम तो कोई भी गवर्नमेंट दे। अच्छा, जो गरीब है, मैं खुलेआम अप्रिशिएट करता हूं कि गरीबों को दी जाने वाली स्कीम्स आप रोजगार जिंदाबाद है। आप गरीबों को रोजगार क्यों नहीं दे पा रहे? आपने तो वादा किया था 2 करोड़ लोगों को, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, आप तो वादा करके आपने वोट लिया लोगों का, और आप लोगों को क्या बना रहे हो? आप खुद कह रहे हो कि 80-85 करोड़ को मुफ्त राशन दे रहे हैं और 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से हमने उभार दिया, ऊपर उठा दिया, तो बचे कितने लोग 135 करोड़ में? तो आपकी पार्टी ने भी तो चुनाव के वक्त 2024 में और 2022 में, मुझे तो याद है, आपने तो बड़ी फ्री की स्कीम्स अनाउंस की थी। नहीं, देखिए, जो हमने कहा था, अभी आप कह रहे हो कि मैंने कहा ना कि योजना के तहत अगर आप किसी की मदद किसी की हो रही है या अगर योजना का लाभ किसी को मिल रहा है तो उसमें क्या बुराई है? लेकिन ये तो 5 किलो राशन देने के बाद आपके ऊपर एहसान लाद रहे हैं, आपको 4 जगह हर मंच से खुले मंच से। हाँ, ये बात तो है, गरीबों को 5 किलो राशन देकर बेइज्जती उनकी बहुत की जाती है। हर मन से कहा जाता है दे रहे हैं राशन, तुम्हें दे रहे हैं। अरे जरा उससे पूछ लो जिसको लोन दिए और पिए बैठा है पूरा लाखों करोड़, उसको भी तो कहो। डकार के भाग गए जिनको आपने मदद की, चाहे अरे यही देश में है, कहीं भागे हो गए नहीं, बहुत से तो इसी देश में बैठे हैं। हाँ, बिल्कुल बैठे हैं। आप देखो, तो मैं बार ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, बहुत दबाव पड़ी, खबर चली, CBI ने छापा मारा, 420 का केस लिया, पता नहीं क्या हिकमत लगाते हैं, बड़े बड़े वकील करते हैं, 2-4 महीने में बाहर, खत्म। मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देव मोहन सिंह को भी इस परिचर्चा में आमंत्रित करता हूं। इनकी पार्टी ने ही सबसे पहले असल में ये फ्री वाली स्कीम्स पर पहला हथौड़ा मारा और लॉन्च किया, और इन्होंने किया। हालांकि दिल्ली का चुनाव ये अभी बुरी तरह से हार गए हैं, इनकी सारी स्कीम्स धराशायी हो गई हैं और बीजेपी की योजनाएं इनके ऊपर भारी पड़ी। लेकिन अब इनसे पूछते हैं कि क्या इन फ्री की स्कीम्स पर ये अब भी सहमत हैं या हार के बाद
इस पर विचार कर रहे हैं। देवमोहन सिंह जी बताइए। सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए ब्रिजेश भाई, बड़े शांति से मैं सारी चीज़ें सुन रहा था। भारत की राजनीति में गरीबों को मिलने वाले स्कीम्स, देखिए एक सरकार की जिम्मेदारी होती है कि मूलभूत सुविधाएं वो अपने नागरिकों को मुहैया कराए। मूलभूत सुविधाओं में क्या है? बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो एक सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों तक पहुंचाए। हमने बिजली फ्री में देने का काम किया, पानी, सब आपके सामने है। लेकिन आप यदि ये कह रहे हैं कि इनसे जनता परजीवी बन रही है, तो ये बिल्कुल गलत है। यदि आप एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था का मॉडल देंगे, बच्चे पढ़ लिख के इसी राज्य को, इसी देश को ऊपर उठाने का काम करते हैं, वो भी आप फ्री में दीजिए और अच्छी शिक्षा दीजिए। अभी पिछले दिनों हमें पता चला है कि उत्तर प्रदेश में 27,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, मध्य प्रदेश में 23,000 सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि स्वास्थ्य में आप फ्री में अच्छा क्वालिटी स्वास्थ्य, भाई आप इसी जनता से टैक्स के रूप में पैसा वसूलते हैं और इसी जनता को दे रहे हैं। ये भी तो एक मॉडल है, ये अच्छा मॉडल है। जनता को, अरे इससे अर्थव्यवस्था खराब नहीं हो रही है। जज साहब का ऐसा मानना है कि आप इन्हें मुफ्तखोर बना रहे हैं, परजीवी बना रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए ना कैसे मुफ्तखोर बना रहे हैं कि एक गरीब का बच्चा है, उसका अच्छी शिक्षा पाना अधिकार है कि नहीं है? ब्रजेश भाई आप बताइए। बिल्कुल उसका अधिकार है और सरकार की जिम्मेदारी है कि एक करोड़पति के बच्चे को और एक गरीब के बच्चे को समान शिक्षा का अधिकार, समान प्लेटफॉर्म, अच्छी शिक्षा का हक है, वो मिलना चाहिए। कौन करोड़पति या आज के दौर में लखपति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना चाहता है? मैं एक दो उदाहरणों को छोड़ दें, आप दिल्ली का मुझे अभी मॉडल बताएंगे, उसको छोड़ दें तो किस राज्य में ऐसा है कि कोई बड़े आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है? किसी एक नेता का, अधिकारी का, ठेकेदार का, वकील का, मीडिया वाले का? बताइए किसी का पढ़ रहा हो तो, डॉक्टर का? कोई नहीं पढ़ता, गरीब आदमी का बच्चा पढ़ता है। ब्रजेश जी, मैंने यही कहा कि फ्री में देने का मतलब सिर्फ कुछ चीजें नहीं। अब यहां तो इसी देश में फ्री में 12 लाख करोड़ रुपए उद्योगपतियों का माफ कर दिया जा रहा है। जनता का पैसा लेके जनता में देना कब से गलत हो गया? एक तो हम जनता से पैसा ले रहे हैं सरकार, इन्हीं सब योजनाओं के चलते आपकी पार्टी की कुछ लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, एक क्लास ने बदनामी भी की, आप चुनाव हारे भी। आपकी योजनाओं को खुद, जिन्हें आप बेनिफिशियरी दिल्ली की जनता को बताते थे, उसी जनता ने दिल्ली की आपकी सभी योजनाओं को खारिज कर दिया। आप चुनाव हार गए हैं। देखिए ब्रिजेश भाई, 43.6% जनता ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। आप ये नहीं कह सकते कि दिल्ली की जनता ने सीधा सीधा हरा दिया। सर, डेमोक्रेसी में हेड काउंट्स होते हैं सर, वोटिंग परसेंटेज काउंट। दिल्ली की गरीब जनता अच्छा स्वास्थ्य मॉडल ले रही है कि नहीं? मैं बिल्कुल इस पक्ष में हूं कि भाई फ्री बी क्या है? फ्री बी से इस जनता का पैसा इनको देने का काम कर रहे हैं, उनको सहूलियत देने का काम कर रहे हैं। हम किसी आप चाहते हैं कि ये जो फ्री की स्कीम जिस भी पार्टी की सरकार अपने प्रांत में या फिर देश में चलाए वो कंटिन्यू रहे, या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ कटौती हो, या आप चाहते हैं कि इसको और बढ़ाया जाए? नहीं, जितनी सहूलियत हो सकती है शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, बहुत सारे बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाएं देने का जिम्मेदारी है सरकार की। जो जिम्मेदारियां हैं सरकारों की, वो जिम्मेदारियां वो निभाएं, उसके लिए सहूलियतें दी जानी चाहिए। हमारी पार्टी। बहुत शुक्रिया। मैं नावेद चिको जी को आमंत्रित करता हूं, जाने माने पत्रकार हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नावेद जी, स्वागत आपका। गरीबों को मिलने वाली योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच ने कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं, कुछ कंसर्न शो किए हैं। आपने निश्चित तौर पर ये खबर पढ़ी होगी। उनका ये मानना है कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनको आप मुफ्त का राशन दे रहे हैं, बिना कुछ काम किए पैसा दे रहे हैं, और इस तरह करके आप एक बहुत बड़ी तादाद में लोगों को परजीवी बना रहे हैं। आप एक पत्रकार के रूप में क्या ओपिनियन रखते हैं कि गरीबों को मिलने वाली सारी मुफ्त की योजनाएं, उनको जो कैश मिलता है वो सब बंद कर दिया जाए या फिर इसको चालू रखा जाए?
देखिए, इस टिप्पणी के आशय को समझने की ज़रूरत है। ये एक तंज है और ये किसके पीछे एक मीनिंग क्या है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। इस बात को ये नहीं समझा जाए कि ये टिप्पणी गरीबों के खिलाफ है, कतई नहीं है। आम जनता भी इस बात को महसूस करती है कि गरीबों की मदद करना वेलफेयर स्कीम होना चाहिए है। उद्योगपतियों को आंख बंद करके हजारों करोड़ रुपए देकर आंख बंद कर लेना गलत बात है, ये सब लोग मानते हैं। लेकिन यहां पर सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, कोई इस बात को गलत नहीं कहेगा। कारण क्या है, इनकी नीयत क्या होती है, इनका इरादा क्या होता है। दरअसल होता क्या है, ये 10 साल से ज्यादा हो गया है, हालांकि 20-22 साल पहले भी जयललिता के दौर से भी, उस जमाने से भी इस तरह की कुछ स्कीम्स होती थी। लेकिन अब ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है 10-12 साल से। जब कोई चुनाव होने वाला होता है तो जैसे बोली लगती है ना, हम इतना देंगे, दूसरा कहता है नहीं हम इससे भी ज्यादा देंगे। कोई ये नहीं बताता कि तुम्हारे पास खजाना कितना होगा, आप विकास दरों को किस तरीके से बर्बाद कर दोगे, आप किस तरीके से कर्जे में ला दोगे। ठीक है, हम गरीबों की मदद करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने घर का लोटा बेच के थोड़ी मदद करेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी विकास दर क्या है, आपकी इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, आप कितने लोन पर हैं, आपको यह भी तो देखना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी बात, ये जो आफत आई है 10-12 साल से, लाइन लगी है, बोली लगी है, हम इतना देंगे, हम लाडली बहना को देंगे, हम लाडली मौसी को देंगे, हम लाडले पिताजी को देंगे, हम लाडले चाचा को देंगे, इस तरह। अच्छा, जो आलोचना करते थे मुफ्त की स्कीम की बीजेपी वाले, हाँ, आजकल तो छाती ठोक के कह रहे हैं। पैनल में इतने सारे जो एक ने भी विरोध बैठे हैं, कोई विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि सब एक थाली के चट्टी बट्टे हैं और सबको अपने निजी स्वार्थ के लिए, इनको गरीबों की कोई परवाह नहीं है। ये बताइए, पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता भी बैठी है, बहुत शक्तिशाली सत्तारूढ़ दल है, क्या 10 साल से गरीबी बढ़ती चली जा रही है? 10 साल से क्या क्योंकि वेलफेयर स्कीम बढ़ रही है, यानी आपने गरीबी कम नहीं की, महंगाई कम नहीं की, आपने रोजगार नहीं दिए, तभी तो गरीबी बढ़ी है। आप गरीबी को कम करने का अगर कोई सफल प्रयास कर रहे होते तो गरीबों की तादाद, आज गेहूं बट रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या आधे से ज्यादा देश गरीबी की रेखा के नीचे आया जा रहा है, गरीबी की खाई में डूबे चला जा रहा है? आपको बताना होगा। आप राशन दे रहे हो, इससे अच्छी कोई बात नहीं है, गरीबों को राशन मिलना चाहिए, इसके खिलाफ किसी को नहीं बोलना चाहिए। लेकिन इसके साथ यह भी कहना पड़ेगा कि हमारा देश गरीबी की तरफ बढ़ता जा रहा है, गरीबी का ग्राफ बढ़ता चला जा रहा है, अमीरों को दिया जा रहा है राशन नहीं। यानी एक सर्वे के हिसाब से भारत सरकार ने देखा होगा, बाकायदा इसका एक आंकड़ा होगा कि गरीबी बढ़ती जा रही है, इसलिए हम बांटते जा रहे हैं। कोई सरकार किसी राज्य में आ रही है, वो बांट रही है, कोई बहना के नाम पर, कोई चाचा के नाम पर, कोई ताऊ के नाम से। आप गरीबी कम करने के लिए क्या कर रहे हो, और आप जो कर्जा देश का और प्रदेशों का बढ़ा रहे हो, उसको कैसे कवर करोगे? आपका इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, ये तो बताओ। तो खाली घोषणा पत्र आप नहीं, सिर्फ गरीब को अगर 4 पैसे की मदद मिल रही है तो सारा बोझ उसी की वजह से पड़ रहा है। मैं तो कह रहा हूं गरीब को बिल्कुल मिले, लेकिन यह भी साथ में कह दें कि हमारे देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, इसलिए हम गरीबों की मदद करते जाएंगे, जीवन भर हम गरीब रहेंगे, गरीब पैदा होंगे और गरीब मर जाएंगे। हमारी तरक्की, हमारा रोजगार का स्तर कभी नहीं बढ़ेगा, हम महंगाई को काबू नहीं कर पाएंगे, हम स्वास्थ्य शिक्षा नहीं दे पाएंगे। स्वास्थ्य शिक्षा है हर सरकार में बाकायदा, बहुत अच्छी योगी मोदी सरकार आप में क्या चाहते हैं कि ये लेकिन स्कीम्स आपके कंटिन्यू पास हो? बजट नहीं है। आप एक सवाल सुने कि क्या आप ये चाहते हैं कि ये जो योजनाएं चल रही हैं इनको कंटिन्यू किया जाए, इन्हें बढ़ाया जाए, या इनको खत्म किया जाए? बिल्कुल कंटिन्यू रहे, हमेशा रहे, जब तक गरीबी है, जब तक गरीबी बढ़ती जा रही है, आप उसका दायरा बढ़ाते रहिए, लेकिन इस दिशा में भी प्रयास करिए कि गरीबों की संख्या कम हो जाए, वो सक्षम हो जाए, उनको रोजगार दीजिए, उनको कौशल विकास की तरफ बढ़ाइए, उनके हुनर का काम दीजिए, उनको लोन दीजिए, उनको स्कॉलरशिप दीजिए, आप उनके मेडिकल दीजिए, आप उनको कहीं ना कहीं शिक्षा फ्री दीजिए। आप बहनाओं को दे रहे हो, आप बहनाओं की शिक्षा फ्री कर दो ना, हायर एजुकेशन तक कर दो, उच्च शिक्षा तक कर दो। आप उस दिशा में तो कुछ कर नहीं रहो। आप घोषणा पत्र में बोली लगाते हो हम इतना देंगे, दूसरा कहता है हम इतना, और आज यही वजह है कि आज कोई भी पैनलिस्ट यहां पर पॉलिटिकल जितने हैं कोई इसके खिलाफ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये तो रिश्वत है, ये रिश्वत के तौर पर, वोट लेने की रिश्वत के तौर पर ये घोषणाएं करते हैं। ये बड़े आदमी ने लिया है कर लाखों करोड़ बिल्कुल वो गलत, बिल्कुल गलत, वो क्या है? वो रिश्वत नहीं है, देश के साथ दगाबाजी है सरकारों की, वो चंदा है, वो रिटर्न होके चंदा आता है इनके पास। बिल्कुल बिल्कुल उनसे गरीब आदमी का वोट तो उनका चंदा, ये तो बिल्कुल गलत है। और धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। मैं डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करता हूं।
मेरे साथ अनिला सिंह मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। अनिला जी, इस डिबेट में दो विचार निकल कर अब तक आए। एक विचार ये कहता है कि जिसमें मेजॉरिटी है इस डिबेट में, कि वो विचार ये कहता है कि गरीबों की मदद होनी चाहिए, योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, ज़रूरत पड़े तो और करना चाहिए। लेकिन एक इंडिपेंडेंट बात भी है, उनका ये कहना है कि गरीबी ख़त्म करने पर आप लोग गंभीर नहीं हैं। आपसे तात्पर्य सभी प्रांतों की या हुकूमत करने वाली सरकारें और सभी पॉलिटिकल पार्टी की, कि 75 साल में भी आप देश में आज भी ये स्थिति मची हुई है कि आप 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को फ्री राशन दे रहे हैं। देखिए, क्योंकि ये पॉलिटिकल सेंट्रिक, मैं इसको पॉलिटिकल सेंट्रिक मैटर नहीं मानती हूँ, मैं इसको सोशल सेंट्रिक मैटर मानती हूँ। भारत जो है, इंडिया जो है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है, और जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज होती हैं, ठीक है, एक सेंट्रल भी होती हैं और स्टेट वाइज भी होती है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोशल स्कीम्स सेंट्रल भी होता है और स्टेट वाइज भी होता है। अभी मैं समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है उनकी बात सुन रही थी, उन्होंने कहा स्वावलंबी बनना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हाँ, कैसे बनेंगे? जो अलग अलग जो तरीके होते हैं ना, आप इंडस्ट्रीज लेकर आइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, काम दीजिए। अभी मोदी सरकार ने अप्रोक्सीमेटली 13 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर किया है। फ्रीबीज की अगर हम बात करते हैं विजेश जी, करोड़ों लोगों को अगर घर मिल जा रहा है, छत जा रही है, बहनों को अगर शौचालय मिल जा रहा है, आयुष के माध्यम से अगर फ्री इलाज हो जा रहा है, अनेकों अनेक इस प्रकार की जो योजनाएं हैं, अगर उसका लाभ मिल रहा है तो उसमें बुराई बिल्कुल भी नहीं। बुराई कहाँ आती है? जैसे राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि 1 रुपया भेजो तो 15 पैसे पहुंचता है, बाकी जो है करप्शन में चला जाता है। इसका टर्मिनोलॉजी जिसको हम बोलते हैं प्रोफिलागेसी, यानी कि जो वेलफेयर स्कीम है जो के प्रॉफिट के लिए है, वहां जब करप्शन आ जाता है वो प्रोफिलागेसी हो जाता है। हाँ, अगर जिस प्रकार से कहा गया कि आप पैरासाइट्स बना रहे हो और आप इनको एक तरीके से कहा गया कि निकम्मा बना रहे हो, उनको आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे हो, ये स्टेट्स का भी सोचने का विषय। कैसे? अगर डेट टू जीडीपी किसी भी स्टेट का बढ़ता चला जा रहा है, जैसे पंजाब का बहुत ही ज्यादा है, सबसे ज्यादा है डेट टू जीडीपी, मतलब स्टेट परफॉर्म नहीं कर रहा है, उससे ज्यादा। मैडम, आपको पंजाब की जितनी चिंता है, इस देश में जो कमिटमेंट कर रहा है, लाखों करोड़ रुपए दबाए बैठे, इस देश में उद्योगपति, बड़े कारोबारी बैठे हैं, बड़े बड़े वित्तीय संस्थान बैठे हैं, आपने एक शब्द भी उनके लिए नहीं बोला। आपको पंजाब का ऋण तो दिख रहा है, पर ये जो करोड़ों लाखों करोड़ रुपए हमारा आपका दबाए बैठे हैं, ये नहीं दिखा आपको? हर चीज दिखती है और सेंसिबल गवर्नमेंट को हर चीज दिखनी भी चाहिए। जो इस प्रकार के कॉर्पोरेट्स हैं उनके खिलाफ जो है, जो इन्वेस्टिगेशन है, जो रिकवरी ऑफ मनी है, जो रिकवरी ऑफ टैक्सेस है, वो डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो है वो अपनी कार्रवाई करते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं कार्रवाई करते हैं। किसी दिन इस पे चर्चा कर लीजिएगा। मेरे पास लिस्ट ऑफ बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं कि किस प्रकार से मोदी सरकार ने उनसे रिकवरी की है। अरे अगर गरीब के खाते में मैडम अगर 100 रुपया भी ज्यादा चला जाए, दुबे जी एक दिन बता रहे थे मुझे कि वो घसीट ले जाता है तहसीलदार, यही बता रहे थे, कोई दूसरा थोड़ी बता रहा है। अगर गरीब के घर के खाते में 100 रुपया अतिरिक्त भी चला जाए, दुबे जी ऐसा बता रहे थे, तहसीलदार घसीट ले जाता है। किसी उद्योगपति को घसीट के ले जाएंगे आज तक दुबे जी? अब ये तो इंडिविजुअल इंटीग्रिटी की भी बात हो जाती है। ले तो घसीट के ले जाते हैं लोग जेल। इंडिविजुअल इंटीग्रिटी की बात हो जाती है, परंतु अगर ये आम आदमी पार्टी है, इन्होंने दिल्ली में अब नहीं ले जाते, वो सही समय नहीं ले जा रहे, इस समय तो ठीक है, सबका माफ हो गया, जितने किसान थे सबका माफ। एक सेकंड क्यों बीच में? 17 के बाद से कह रहे हैं कोई घसीट के नहीं ले जाया जा रहा। दुबे जी का क्या एनालिसिस और इनका एआई कुछ अलग मॉडल का है, समझो बात को। अभी आप लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी दीपक रंजन जी, इनका लेवल समझना नहीं है गांव तक। हैं? एक सेकंड शांत रहिए हमारे साथ। ऑल राइट, मैं उमा शंकर पांडे जी को, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्हें आमंत्रित करता हूँ। इस डिबेट से 2 विचार निकल के आए जी। एक विचार ये कहता है कि गरीबों को आप इस काबिल बनाइए ना कि उन्हें इसकी ज़रूरत ही ना पड़े, या अगर देना भी है तो एजुकेशन में दीजिए, हेल्थ में दीजिए, उन्हें एम्पावर्ड करिए, बजाय ये कि मुफ्त की उनको लगातार सप्लाई देने से। बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ।
देश में गरीबी को दो तरीके से कम मैं किया जा अपना सकता बता है। दूं, मैं बहुत स्ट्रांग मैं बिल्कुल सपोर्टर आपकी हूं बात से मैं फ्री की पूरी तरह योजनाओं सहमत का। हूं। पूरी स्ट्रांग तरह सपोर्टर। से मैं पूरी तरह सहमत हूं। एक तो गरीबों को जिंदा रखना है, आत्महत्याओं का दर बढ़ना नहीं चाहिए। दूसरा, गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने की योजनाएं बनानी चाहिए। आर्थिक उदारीकरण 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एज अ फाइनेंस मिनिस्टर लेकर आए। उससे अगले 30 सालों में 30 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल के आए, वो इंडिपेंडेंट बने। लेकिन मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात हर मन से करते हैं। 30 करोड़ के आसपास हिंदुस्तान में परिवार है, यानी कि हर परिवार में 2-2.5 लोगों को आप जो है राशन बांट रहे हो। लेकिन बेरोजगारी 44-45 साल के ऐतिहासिक स्तर पे पहुंच गया, यानी कि लोगों को रोजगार देने पर काम नहीं हुआ। इसीलिए आत्महत्याओं का दर लगातार बढ़ रहा है। गरीब और गरीब होता गया ब्रजेश जी, और अमीर अब एक और प्रश्न अमीर मेरा होता आपसे। गया। 1% और मेरा सिर्फ आपसे ही नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टी से मेरा सवाल है। बहुत पांडे महत्वपूर्ण जी, बात मैं कर रहा हूं। ऐसा क्या हुआ कि आज मोदी जी के 10 सालों में महज 1% लोगों के पास देश का 40% एसेट पहुंच गया। अब मैं एक अडानी सवाल जी आपसे यहां से करना वहां चाहता पहुंच हूं। गए। 16 लाख करोड़ रुपए इन लोगों का माफ कर दिया अब गया। एक सवाल और करें, गरीबों को थोड़ा जेल में बंद इंटरेक्टिव डिबेट करके करते हैं। उनको मरने के लिए जितना भाषण मजबूर आप कर यहाँ दिया पे जाता पिला है। रहे हैं, अब आप ही से एक सवाल है मेरा। आप सब ने मिलकर, सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी, फिर बीजेपी और बाकी दल, आप सब ने मिलकर हम पर, हम मतलब आम आदमी, गरीब आदमी, हम पर 75 साल आपने शासन किया। आप सब लोगों को शर्म नहीं आती है कि 80 करोड़ लोगों को आज भी दिए हुए राशन पर जिंदा रहना पड़ता है? ये आपके लिए, आप सबके लिए शर्म की बात नहीं है? ये किस तरह का आपने हमें गवर्नेंस सोल्यूशन दिया है कि आज आप ये इल्ज़ाम एक दूसरे पर, और सिर्फ आप पे नहीं, आप सब सजा के हकदार हैं? मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। ब्रजेश जी, जब कांग्रेस पार्टी की और सरकार ये आई अपने को थी, बहुत पवित्र मुझे आत्मा प्लीज बता रहे बोलने हैं दीजिए। कि ये बड़ी ब्रजेश जी, अच्छी सुनिए। सरकार चलाएं। मुझे सुनिए, बोलने दीजिए। ये सब एक जैसे सजा सुनिए। सबको उसके कार्यकाल के मुताबिक मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। सुनिए तो, जब देश आजाद हुआ था ना ब्रजेश जी, हम लोग कहानियां सुनते थे, पढ़ते भी हैं कि गोबर से गेहूं निकाल के साफ करके लोग उसको खाते थे। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, तमाम योजनाएं बनाकर कांग्रेस पार्टी ने इस देश को धन धान्य क्या से मुझे आपको भरपूर ये किया। बताने की आज जरूरत लोग है राशन के कि मामले इस में देश में आत्मनिर्भर बने थे, आपके लेकिन साथ 80 करोड़ लोगों को पांडे जी, राशन देने की जरूरत पांडे जी, क्यों पड़ रही एक है? तरफा जवाब संवाद इनका से देना मजा है। नहीं आएगा जी। आपको। आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, डॉक्टर हैं, आपको इतिहास में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। आपके साथ और आपके बाद बहुत से राष्ट्र आजाद हुए। जी। ओके, आज उनकी पोजीशन देखें, आपकी देखें। मैं सिर्फ आपको कसूरवार नहीं कह रहा हूं, मैं इस पूरे इंटायर पॉलिटिकल सिस्टम में आप सब कसूरवार हैं कि 75 साल के बाद भी आप हमारे साथ भिखमंगों जैसा व्यवहार करते हैं। बताइए अनिल दुबे जी। देखिए, अभी तो आप कह रहे थे कि 17 तक घसीट के ले जाएंगे। नहीं, आपने कहा ना कि मतलब अब 17 कोई के नहीं ले जाया नहीं, जाता। 17 के पहले अब जो है- एक सेकंड, नहीं, सवाल इस तो समय पूरा कर नहीं, लेने दो ऐसी मुझे। कोई- आप सवाल कर पूछूं? लो, आप पूरा कर लो। अब आपको सब हरा हरा दिख रहा है जब से सत्ता में आ गए हो लखनऊ और दिल्ली में, तब से आपको ना कोई समस्या दिखती है, ना कोई परेशानी दिखती है। और उसके पहले 2024 के पहले जब तक आप अलायंस छोड़ के नहीं गए थे, आप सबसे मुखर आलोचक हुआ करते थे। लेकिन सत्ता की मलाई पाते ही अनिल दुबे ऐसा पलटे कि अब उनको सब कुछ ग्रीन, हरा, बेहतरीन, अच्छा, रोजी पिक्चर पेंट करते हैं आप, और बताते हैं कि हर आदमी तो अब अमीर हो गया है, सबके पेट भरे हैं, जेब भी भरी है। अब किसकी भरी है बताओ दुबे जी। देखिए, अभी आपने भी सवाल किया और हमारे नवेद साहब भी कह रहे थे कि भाई हम 80 करोड़ लोगों को सरकार राशन दे रही है, गरीबों के लिए योजनाएं बना रही है, गरीब उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है, और ये सरकार का दायित्व है कि चाहे वो जो भी नागरिकों के जो अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए। उस पर सरकार काम कर रही है, लेकिन सरकार इस पर भी काम कर रही है कि वो आत्मनिर्भर बने। कौशल विकास की बात नवेद भाई कर रहे थे। पूरे देश में रोजगार के मेले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी जब से बने, तो रोजगार पर काम हो रहा है। उनके कौशल विकास के तहत जो है उनको जो है ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको रोजगार देने के प्रयास हो रहे हैं, तो काम तो हो रहा है। तो 2-4 डेटा बताइए कि कितने लोगों को जयंत चौधरी ने रोजगार चलिए, वो दिया? भी डेटा भी आपको मंगा देंगे। वो सरकार का दायित्व है, सरकार का कोई प्रवक्ता, कोई अधिकारी जो सरकार को सवाल करता पूछने हो। पे कैसा नहीं, ठेल के लेकिन- भाग रहे हैं? नहीं, मैं भाग नहीं हैं? रहा हूँ। ला देंगे डेटा, दे। अरे एहसान अरे करोगे, हम आपको मिनिस्टर बनाया, आप जवाब दो।
अरे भाई मिनिस्टर आपने हमको उन्होंने बनाया, हमने बनाया, तो जनता ने नहीं, बनाया है। आपने बनाया, जनता मैं भी ने जनता बनाया, हूं। वो एक ही बात है। आपने बनाया, आप भी दिल्ली जनता- लाइन नहीं दुबे जी। पहले तो जनता ही हो ना आप, तो जब जनता ने बनाया तो उस पर काम कर रहे हैं। तो डेटा कौशल- लेके आना था नहीं, ना, नहीं, बताइए। तो अब हमें क्या मालूम कि आज आप जो है उसी पे जा रहे हो। जब हम कह रहे हैं तो आप डाटा ले आओ ना कि हम झूठ बोल रहे हैं। हम आप तो लाइए- कह रहे हैं, हाँ, झूठ बोल रहे हैं। आप लाइए, ये ले आओ, आप कोई बताइए ले आओ। कौन सा बताइए आपने कि रोजगार कौशल दिया विकास है। पे काम हो रहा है तो कि नहीं हो बताइए रहा? 85 करोड़ लोगों को नहीं, मुफ्त राशन क्यों नहीं, मिल रहा है राशन फिर? दिया अगर जा आपने रहा है, सबको वो रोजगार आप- दे दिया नहीं, तो वो आत्मनिर्भर भी बनने लाइए की डेटा तरफ रखिए है। आप। अभी अनिला जी ने बताया ना कुछ, आपको सरकार डेटा डेटा दे तो नहीं नहीं। आप भी बीच में न बोले डेटा पांडे नहीं जी, जुटाती। आप भी सजा के हकदार हैं। आप नहीं, बीच में तो उन्होंने- बिल्कुल न सरकार बोले। डेटा नहीं आप जुटाती। बिल्कुल न बोले। हम तो हमको जो आज जिन स्थितियों में हैं उन वो डे बाई डे बेटर हो रही हैं। डे बाई डे के लोगों का जो है उत्थान हो रहा है, उस पर काम हो जज रहा है। साहब कोई- को जितने अगर सवाल खड़े किए तो सरकार को क्या सवाल जवाब तो देना सरकार चाहिए? जवाब देगी ना, वहाँ आप सरकार भी तो कुछ बताओगे, नहीं, सरकार स्टेक नहीं, होल्डर हो। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का भी काम साथ साथ होना चाहिए, लेकिन लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ये सरकार का दायित्व है। भैया दुबे जी कौन करेगा ये? नहीं, ये तो या तो करेगा नहीं हो ही। पा रहा और तो बाकी- बताओ, भाई हम और नावेद चलें फिर। हमने तो रामचरितमानस काम। हमने रामचरितमानस हम की ना वो कर चौप- पाएंगे तो हमें भी देखिए, ऐसे ही बैठा के ब्रजेश जी, डिबेट में हमने पूछना। रामचरितमानस की वो आप तो चौपाई 75 पढ़ी। साल में नहीं कर पाए। नहीं, अब हम ये लोग तो- को करने अब वो दीजिए। आप जो लोग रहे हैं उनसे पूछो। अब आप हमारी जगह हो, उन हम लोग- आपकी जगह हैं। उन लोगों से पूछिए आप। अब ट्रांसफर कर लो जगह। अब हमको उधर आने दो, आप इधर नहीं, आओ। आप आ जाओ, इधर आ हाँ? जाओ। नहीं, थोड़ी लेकिन देर- आपको वहां से हटना पड़ेगा। ओके, मैं दीपक रंजन को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए दीपक जी, इसमें दो विचार निकल कर सामने आते हैं। एक विचार है जो स्ट्रांग सपोर्ट करता है कि यस मिलना चाहिए लाभ, लेकिन साथ ही साथ एक प्रिकॉशन भी है कि हमें इनके एम्पावरमेंट के लिए भी काम करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, जॉब्स, ठीक, कौशल विकास, उनका स्किल डेवलपमेंट, और एक हमको इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। कैसा इन्वायरमेंट? जहाँ काम करें लोग, इस देश की आर्थिक उन्नति में, औद्योगिकरण में बढ़ावा मिले। हमें अपनी ह्यूमन रिसोर्स का बहुत ठीक से चैनलाइज करने की ज़रूरत है। ये एक बड़ा डीप कंसर्न है। दीपक जी देखिए ब्रजेश जी, मैं अपने ही घर परिवार का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, आप सभी का बेटा बड़ा हो रहा है, तो क्या मैं उसको ये कहूँगा कि बेटा मैं सारी ज़िंदगी तुमको मैं खिलाऊंगा, तुम हाथ पे हाथ धर करके तुम बैठे रहो, रोज़ सुबह तुम्हारी माँ निवाला तुम्हारे सामने लेकर के आ जाएगी, हम तुम नौकरी की तरफ तुम मत जाओ, या कोई क्या आपने उसको, हम देखिए आप इनकी सरकार जो बार बार गरीब 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 ये शब्द क्यों आ रहा है? आप 11 साल से आप विश्वगुरु बने बैठे हो, आप कितनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें करते थे आप, इनको रोजगार दे दूंगा उनको। आप ज़्यादा दूर कहीं मत जाइए। हम लोग हो सकता है कि राशन का लाभ ना ले पा रहे हो, लेकिन जितने लोग लाभान्वित आप उनके ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट करा लीजिए अपने रिपोर्टर को भेज के। आपके रिपोर्टर गली गली कूचे कूचे में जा चुके हैं, वो उनसे पूछिए कि तुमको शिक्षा चाहिए, दवाई चाहिए, पढ़ाई चाहिए, नौकरी चाहिए, तुमको फ्री राशन चाहिए, वो आपको इसका उचित जवाब दे देंगे कि वो स्वावलंबी बनना चाहते हैं कि खुले मन से आप आपके घोषणा पत्र में दीपक जी में फिर इस तरह की फ्री स्कीम्स का भरमार क्यों रहती है? अगर आप कहते हैं कि आप स्वावलंबी बनाना चाहते हैं तो आप अपने घोषणा, एक मिनट सुन लें, आप अपने घोषणा पत्र में ये बात लिखें। उसमें तो आप बढ़ चढ़ कर दावे करते हैं। आप तो बेरोजगारी भत्ता भी देने की बात कर रहे थे। नहीं तो अब आप कह रहे हैं कि हम स्वावलंबी बनाएंगे। देखिए ये सरकार देना बेरोजगारी भत्ता, तो कहा था ना। देखिए ब्रजेश जी, बेरोजगारी भत्ता देने का मेरा तात्पर्य यह था कि जो बच्चा 200, 400, 500 का फॉर्म भरना चाहता है वो कम से कम जा करके फॉर्म भर सके, रोजगार के लिए उसको अवसर प्रदान हो। अभी अनिला जी कह रही थी, इंडस्ट्री की बात कर रही थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस में कितनी इंडस्ट्रीज लगा दी, कितने लोगों को स्वावलंबी बना दिया, कितने लोगों को स्वरोजगार दे दिया। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो नाले से गैस बनाने की बात करते हैं। ये तो थैंक यू दीपक जी, बहुत दिशा में शुक्रिया। जा रहा मैं है। देव मोहन सिंह को और आज की आमंत्रित तारीख करता में हूं। लोग स्वास्थ्य शिक्षा थैंक की यू सर। दिशा में चाहते हैं और फ्री थैंक यू देखिए। सर। मैं देव मोहन सिंह जी को आमंत्रित करता हूं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप इस विचार से कितना सहमत हैं कि फ्री की स्कीम्स के बजाय हमें एम्पावरमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और अपनी जो लार्जेस्ट ह्यूमन रिसोर्स है इस अर्थ पे किसी भी देश के पास, चाइना के बाद, हमें इसे चैनलाइज करने की ज़रूरत है? नहीं देखिए, मैं तो बिल्कुल, हमारी पार्टी भी इसी पक्ष में है कि आप शिक्षा पे ध्यान दीजिए, मूलभूत सुविधाओं पे सरकार का ध्यान होना चाहिए, उसमें उनको सहूलियत दी जानी चाहिए जनता को। जनता टैक्स क्यों पे करती है? सरकार की कुछ जिम्मेदारियां हैं ना जनता के लिए, तो वो निभाना चाहिए। जनता बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आप यदि देश को शिक्षित नहीं बनाएंगे, आपको पता है ब्रिजेश जी कि इस देश का शिक्षा का बजट है 2%। आप यकीन करेंगे उस बजट की वजह से लाखों लाख सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं इस देश में पिछले 4 सालों में, 5 सालों में। तो ये आप शिक्षित नहीं करेंगे और आप ये सोचेंगे कि
देश अपने आप अमीर होने लगेगा। बिल्कुल जो गरीब हैं उनको देना चाहिए, लेकिन साथ में देश को शिक्षित करना चाहिए। स्वास्थ्य में उनका पैसा नहीं बचाएंगे आप। 20 साल कोई कमाता है, कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, सारा का सारा पैसा उसमें लग जाता है, फिर वो कहां जाएगा? फिर वो वहीं आ गया जहां 20 साल पहले था। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी चीजों में आपको लोगों को, अपने राज्य के, अपने देश के लोगों के लिए सहूलियत देना बहुत जरूरी है, और शिक्षा देना बहुत जरूरी है, स्वास्थ्य देना बहुत जरूरी है। शिक्षित नहीं होंगे तो वो उस गरीबी से नहीं उबर पाएंगे। शिक्षा देना जरूरी है, शिक्षित बना के रोजगार देना जरूरी है। ये बहुत ही, अभी अनिला जी कह रही थी कि पंजाब का ये बजट हो गया, पंजाब का। आपके चैनल पे, भारत समाचार पे अनिला जी बताएं कि देश कितने कर्जे में 2014 में था और आज 2025 में देश कितना कर्जे में है। यदि ये एक बार बता दें देश को, तो समझ में आ जाएगा कि इनकी सरकार ने क्या काम किया है। देश को आगे ले जाने का काम किया है या पीछे धकेलने का काम किया है? गरीबों के उत्थान के लिए काम किया है, इस देश के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, या किस तरीके का काम इस देश को गर्क में ले जाने का तो काम आप कर इस रहे हक में हैं कि इन सब स्कीम्स को हमें कंटिन्यू रखना चाहिए, हमारी पार्टी, और आप लोगों को कोई अपराध बोध नहीं है कि 75 साल के बाद भी आप हमारे साथ भिखमंगों जैसा व्यवहार कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल नहीं। अरे आप इस देश को शिक्षित नहीं बनाएंगे, आपको फोटो शूट कराना होगा स्कूल में, तो तंबू का स्कूल बना के उसमें फोटो शूट करवाएंगे प्रधानमंत्री जी। थैंक यू सर। कैसे देश आगे बढ़ेगा? बहुत शुक्रिया। मैं नावेद सिको जी को आमंत्रित करता हूं। नावेद जी, देश आगे नहीं बढ़ता आपका है। क्या दृष्टिकोण है कि जो सहूलियत मिलती ये जो है, बार बार कहा जाता है कि हम तुम्हें ये स्कीम दे रहे हैं, हम तुम्हें वो स्कीम दे रहे हैं, बजाय इसके कि हम एक अपनी जो अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स है भारत का, उसको ठीक से चैनलाइज करें। मिसाल के तौर पर हमारे पास चीन जैसा मुल्क है हमारे पड़ोस में, जिसने अपनी ह्यूमन रिसोर्स को चैनलाइज किया और आज उत्पादन के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, या दुनिया की किसी भी इंडस्ट्री में देखिए वो शानदार परफॉर्म कर रहा है। क्या हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को ठीक से चैनलाइज नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल, आपका बिल्कुल सही सवाल है। मैं पहले गलतफहमी देवमोहन जी धन्यवाद। देवमोहन जी धन्यवाद। न्यायालय की टिप्पणी से लेकर भारत का हर नागरिक नरेंद्र मोदी के आयुष्मान का स्वागत करती है, कांग्रेस के मनरेगा का स्वागत करती है, अखिलेश यादव के लैपटॉप का स्वागत करती है, केजरीवाल के बेहतरीन सरकारी स्कूलों का स्वागत करती है। सबका स्वागत है, इस पर कोई कभी एतराज नहीं करेगा, ना मनरेगा पर, ना आयुष्मान पे, ना योगी जो प्रशिक्षण दे रहे हैं बच्चों को फ्री में, सबका स्वागत है। यहां उसकी बात हो रही है चुनाव से पहले क्या नियत और क्या इरादे होते हैं। आप कैश बांटोगे, वोट की रिश्वत के ऑफर होते हैं, वो साफ तौर से पता चलता है वोट की कि हम महिलाओं को इतना देंगे, पुरुषों को इतना देंगे। आप कैश क्यों दोगे? आप उनको सक्षम बहनों को क्यों नहीं करोगे? उनको स्कॉलरशिप क्यों नहीं दोगे? जो बहनें हमारी स्कूल नहीं जा पा रही हैं उनको फ्री में क्यों नहीं पढ़ाओगे? वो स्कूल जहां पर गाय चढ़ती है उसको बेहतर क्यों नहीं करोगे? वो केजीएमयू जहां पर स्ट्रेचर नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, वहां पलंग क्यों नहीं लाओगे? सवाल यहाँ अच्छा, ये जो 75 साल से ये लोग हम पर कैश क्यों बांट रहे हो? एक बात मुझे बताओ, ये जो 75 साल पे से हम पर हुकूमतें ये लोग कर रहे हैं, ये सब बैठे हैं यहाँ पे, और भी दल हैं जो नहीं है यहाँ पे, कभी थे हुकूमत में, इन सब पर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती है? सब आज इसलिए कोई खुल के तुम आपका हमको जवाब नहीं दे पा रहा हमको है। एक जज अगर मुफ्तखोर कह रहे हैं, सब जिम्मेदार है, तो ये जिम्मेदार तो इन्हीं है ना। मैं कहता हूं सब लोग जिम्मेदार है। जो आपने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी 10-12 साल से जमी हुई है, तो कांग्रेस ने भी लंबे अरसे तक यहां पर राज किया है। आप गरीबी को कहां तक ले आए? हमें तो याद है 100 दिन में गरीबी कांग्रेस ने खत्म कर रही थी। हमें तो वो नारे भी याद है कांग्रेस के, गरीबी को किस तरह खत्म कर देंगे। हमें तो नरेंद्र मोदी के भी वो नारे याद हैं कि जिसमें वो कहते थे रेवड़ी मत बांटो, और सबसे ज्यादा बांटो। 100 दिन वाला बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे पर आप सब ने अपनी अपनी बेबाक प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। बहनों भाइयों, आप सबका भी शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।